Hello everyone. So once again, welcome to the online lecture of direct taxation. So this is the sixth lecture of this semester. Earlier in this lectures, earlier in the fifth lecture, I have told you uh, we have seen how we should understand or how we should determine the residential status of an individual. So for that purpose, we have learned a section. Yep. So section defined as per section 6.1. So residential status of an individual was a point where we last ended up, right? So residential status. So we'll just get to a quick recap about what we have learned in the last video. So we have learned about section 6.1 as of resident. So what was the section as per section 6.1? Section 6.1 defined that he or she should stay in India for 182 days during the relevant previous year. तो सेक्शन 6.1 का स्टेटमेंट ये बोला गया था कि आपको अगर एक इंडिविजुअल, इफ यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू हैव टू बी कॉल्ड और यू हैव टू बी नोन एज अ रेसिडेंट इन इंडिया, देन यू हैव टू फुलफिल a condition that states that you should stay in India for 182 days or more during the previous year. 182 days या फिर उससे ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर में यानी 2019-20 में यानी 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में आपको कितना दिन रहना है? 182 डेज इंडिया में रहना है. इन केस अगर आप यहाँ पे नहीं हो, सो यू आर फेलिंग द कंडीशन, right? If you are staying in India for less than 182 days, then you are not satisfying the condition. So in that case, if you are not satisfying the condition, you will not be called as a non-resident. You will be given another condition. So अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो तुम्हारे पास डायरेक्ट सेकंड कंडीशन आपके पास अवेलेबल है. डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट करके बोला जाता नहीं है. अगर सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट हो, बट सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको सेकंड कंडीशन देखने बोला था. सेकंड कंडीशन में दो क्राइटेरिया है. एक, फर्स्ट, ही और शी शुड स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. आपके पास 182 डेज नहीं था तो कम से कम प्रीवियस ईयर में कितना दिन चाहिए आपको? 60 डेज होना चाहिए. 60 डेज काफी है क्या? नहीं. अगर 60 डेज है प्रीवियस ईयर में तो और आप पीछे के तरफ 4 साल में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के तरफ 4 साल में आपको 365 डेज जमा करना है. अगर पीछे के तरफ के तुरंत पीछे का कंसेक्यूटिवली जो पीछे का जो 4 साल है उस 4 साल में अगर 365 डेज है तो आप सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसके पीछे के 4 साल में 365 डेज, ये दोनों अगर है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है. और कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंट करके बोला जाएगा. लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है, इफ यू आर फेलिंग विद द कंडीशन, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेसिडेंट. सो फर्स्ट कंडीशन फेल हुआ, सेकंड कंडीशन फेल हुआ, नॉन रेसिडेंट. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, रेसिडेंट. सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, रेसिडेंट. दैट यू शुड अंडरस्टैंड. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, रेसिडेंट. नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, रेसिडेंट. सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, नॉन रेसिडेंट. तो ये हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर एज पर सेक्शन 6.1. लेकिन सेक्शन 6.1 इतना सिंपल नहीं है, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस है. मतलब सेक्शन 6.1 इसका जो प्रोविजंस था, जो दोनों कंडीशन था, वो दोनों कंडीशन अप्लाई करते टाइम पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आता है. क्लियर? सो वो एक्सेप्शनल केसेस को आपको समझना है. ये एक्सेप्शनल केसेस को बोला जाता है माइग्रेटिंग इंडियन. These exceptional cases are known as what? A migrating Indian. अब ये migrating Indian का condition क्या है या फिर ये exceptional cases है क्या? So we will understand what are the exceptions to the section 6.1. So पहला exceptions क्या बताता है? A citizen of India who leaves India during the previous year for the purpose of employment. एक इंडियन सिटीजन, इट इज क्लियरली स्टेटेड एज इंडियन सिटीजन. जैसे मैंने बोला एक्सेप्शनल केसेस को आप माइग्रेटिंग इंडियन का नाम भी दे सकते हो. सो इफ यू आर अ माइग्रेटिंग इंडियन, अगर आप क्या हो? एक माइग्रेटिंग इंडियन हो तो माइग्रेटिंग इंडियन केसेस समझा जाता है. पहला, यू शुड बी एन इंडियन, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन. सो इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड यू आर लीविंग इंडिया, यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, नॉट लिविंग लाइफ परमानेंटली, आप लीव नहीं करो, यू आर जस्ट लीविंग, यू आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ इंडिया. ठीक है? So you are leaving India during the previous year, going out of India during the previous year for the purpose of employment. क्यों जा रहे हो आप लोग? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट पर्पस यानी काम करने के लिए जा रहा है, काम के सिलसिले पे जा रहे हो, आपको वहां पे जाके काम करना है. यू आर नॉट गोइंग फॉर टूरिज्म, यू आर नॉट गोइंग फॉर एजुकेशन,
यू आर गोइंग फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब सीकिंग के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बिजनेस हो सकता है, मतलब आप यहाँ से वहां पे जा रहे हो और वहां पे कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो या फिर बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हो, चलेगा। आप वहां पे जाके कोई प्रोफेशनल काम करने वाले हो, लाइक इफ यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोफेशनल बॉडी ओवर देयर, तो वहां पे आप प्रोफेशनल अपना काम कंटिन्यू करना चाहते हो, तो दैट प्रोफेशन विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, आप उसमें एक सैलरीड जॉब भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब नॉर्मल आपको जॉब करना है और जिसके बदले में आपको सैलरी मिलेगा, ऐसा रहेगा तो भी आपको एम्प्लॉयमेंट में डाला जाएगा, योर पर्पस विल बी योर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब बात सैलरीड जॉब का आता है तो ध्यान देना है कि सैलरीड जॉब जो आपको प्रोवाइड करेगा, यानी आपका जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर शुड बी अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन कंपनी, ये जरूरी है। बिजनेस हमारा खुद का हो सकता है, सो देयर इज नो नीड टू हैव फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी, बिजनेस खुद का है, प्रोफेशन अगेन खुद का है, लेकिन सैलरीड जॉब किसी और का होता है, कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो कोई और कौन होना चाहिए, इट शुड बी अ फॉरेन गवर्नमेंट और शुड बी अ फॉरेन कंपनी, तो ही आपको क्या बोलते हैं किसके अंदर पुटअप किया जाएगा, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर पुटअप करेंगे। क्लियर? सो द फर्स्ट एक्सेप्शनल केस इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया who leaves India during the previous year for the purpose of एम्प्लॉयमेंट, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाते रहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस में कौन कौन आता है, फर्स्ट इट विल बी अ बिजनेस, इट कैन बी अ बिजनेस और इट कैन बी अ प्रोफेशन और इट मे बी अ व्हाट, अ सैलरीड जॉब, ऐसे तीनों हो सकता है, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सैलरीड जॉब हो। बिजनेस खुद का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोफेशन भी खुद का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सैलरीड जॉब किसी से दिया जाता है, तो वो जो देने वाला पर्सन या तो फॉरेन कंपनी होना चाहिए या फिर फॉरेन गवर्नमेंट। अब इसमें क्वेश्चन आता है, समझ लो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, इंस्टेंस की बात करेगा तो इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, मैं इंडिया में रिलायंस के लिए काम कर रहा था, इंडिया में रिलायंस के लिए काम करता था, मैं इंडिया के बाहर गया, क्यों गया, क्योंकि रिलायंस वाले लोग ने बोला कि मेरा उनका जो फॉरेन ब्रांच है, फॉर एग्जांपल समझ लो इंग्लैंड में उनका एक ब्रांच है, तो इंग्लैंड का जो ब्रांच है वहां पे जाके काम करने के लिए। सो देखो, मैं एक इंडियन सिटीजन है, मैं इंडिया के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, मेरा जॉब था इसीलिए जा रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में नहीं डाला जाएगा। क्यों नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जो कंपनी के लिए मैं काम करने के लिए जा रहा है वो तो इंडियन कंपनी हुआ, इंडियन कंपनी है और इंडिया से ही मैं क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, और वो वहां का इंडियन कंपनी ही ने मेरे को ऑफर किया है, इन दैट केस मुझे उसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस में डाला जाता नहीं है। लाइक सेम इन इंस्टेंस की अगर मैं बात करेगा, मैं इंडिया के बाहर गया, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में गया, मैं जॉब ढूंढा और मुझे एक जॉब मिला, लेकिन जो जॉब दिया वो कंपनी कौन सा था, जर्मन कंपनी था, चलेगा क्योंकि वो फॉरेन है। जरूरी नहीं कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसी कंट्री का कंपनी हो, इट कैन बी एनी फॉरेन कंपनी और इट कैन बी एनी फॉरेन गवर्नमेंट। सो यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू आर एन इंडियन सिटीजन, यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स बिजनेस, प्रोफेशन और सैलरीड जॉब। जस्ट इन केस ऑफ सैलरीड जॉब इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन गवर्नमेंट। ये था तुम्हारा फर्स्ट एक्सेप्शनल केस, जहां पे सेक्शन 6(1) का नॉर्मल रूल्स अप्लाई होता नहीं है, तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा हम आगे देखेंगे। फर्स्ट एक्सेप्शनल केसेस समझ लेते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सेप्शनल। सेकंड एक्सेप्शनल केस इज एन इंडियन मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, मींस एक इंडियन मेंबर, अभी समझ लो एक शिप है, कौन सा शिप होना चाहिए, हम रिवर्स जाते हैं, शिप है, शिप लाइक नॉर्मल शिप, पैसेंजर शिप वगैरह हो, कोई एक शिप, वो कौन सा शिप होना चाहिए, इट शुड बी एन इंडियन शिप, फॉरेन शिप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ इंडियन शिप। उस इंडियन शिप का क्रू मेंबर्स होगा, द पर्सन वर्किंग इन द शिप, बराबर है, सो दैट इज अ क्रू मेंबर्स। सो इंडियन शिप का क्रू मेंबर्स, और वो क्रू मेंबर में कौन सा पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। सो इंडियन शिप का इंडियन क्रू मेंबर को भी एक्सेप्शनल केसेस में माना जाएगा, इंडियन शिप का इंडियन क्रू मेंबर को भी क्या माना जाएगा, एक्सेप्शनल केसेस में माना जाएगा, अगर वो इंडिया के बाहर जाता रहेगा तो। अगर समझ लो इफ आई एम एन इंडियन सिटीजन और मैं एक इंडियन शिप में काम करता, लेकिन साल भर में मेरे को कोई काम मिला नहीं, मैं बाहर गया ही नहीं, वो शिप में काम कर रहा था लेकिन शिप इंडिया में ही पार्क था, इंडिया का डॉक में ही पड़ा था, वहां से वो गया नहीं बाहर, तो मैं भी नहीं गया बाहर, तो अगर मैं गया नहीं बाहर तो इन दैट केस आई विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल सिटीजन।
तो मुझे एक्सेप्शनल केसेस का बात आता नहीं है। लेकिन अगर वो इंडियन शिप का मेंबर, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और इंडियन पर्सन है, वो इंडिया के बाहर जा रहा है, तभी जाके आपको क्या अप्लाई करना है, एक्सेप्शनल केसेस अप्लाई करना है। सो दैट बिकम्स एन एक्सेप्शनल केस। इंडियन शिप का क्रू मेंबर जो क्या है, एक इंडियन है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर जो है इंडियन है, तो इन दैट केस दैट विल आल्सो ही विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ व्हाट, एन एक्सेप्शनल केसेस, कंसिडर अंडर एक्सेप्शनल केसेस। तो ये होगा सेकंड पर्सन। अब ये फर्स्ट और सेकंड नियरली सेम है, क्योंकि देखो वो इंडियन शिप में काम कर रहा है, ठीक है, इंडियन शिप में काम कर रहा है, शिप बाहर गया तो वो भी चले गया, इज नॉट एक्चुअली गोइंग आउट, इज जस्ट वर्किंग ऑन द शिप, शिप बाहर गया तो वो भी बाहर गया, दैट वाज ओनली थिंग। सो ये लगभग सेम बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो इंडियन ही प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज, मेक इट टू पार्ट और उसको समझ लो, फर्स्ट अलग, सेकंड अलग। तो सेकंड इज अ इंडियन मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अब मैं ये मिक्स करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक्स रेफर करोगे या फिर कोई कोई जगह पे सेक्शंस को रेफर करोगे, आपको ये दोनों चीज एक ही स्टेटमेंट के अंदर दिखाई देगा। तो बट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैंने उसको क्या किया है, दो पार्ट में सेपरेट किया है, दैट्स इट। क्लियर? अब एक पार्ट में पढ़ना है, एक पार्ट में भी आप पढ़ सकते हो। दैट इज योर सेकंड एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट इज योर थर्ड एक्सेप्शनल केस। थर्ड एक्सेप्शनल केस है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes on a visit to India during the previous year. So एक इंडियन सिटीजन है या फिर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन तो हो गया, पता चला कि लाइक इंडियन सिटीजन कौन होता है। नाउ व्हाट क्वेश्चन अराइजेस, हु इज दिस इंडियन ओरिजिन पर्सन। नाउ इंडियन ओरिजिन का पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जो इंडियन कहलाता है, इंडियन कहलाता है, वो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन का है। अभी इंडियन ओरिजिन मतलब क्या, उसका डेफिनेशन ऐसा हो जाता है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन मतलब आइदर हिम, मतलब जो एसएससी है वो पर्सन, या फिर उसका पेरेंट्स, या फिर उसका पेरेंट्स, या फिर उसका ग्रैंड पेरेंट्स। तीन जनरेशन, एसएससी, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसा तीन जनरेशन हुआ। ये तीनों जनरेशन में से कोई भी एक पर्सन अगर इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में बर्थ लिया है, कौन सा इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, इंडिया बिफोर पार्टीशन, विच इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो बिफोर पार्टीशन का जो इंडिया है, उस इंडिया में अगर आप या आपका पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स आपका ग्रैंड पेरेंट्स, सो एसएससी, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, इन तीनों जनरेशन में से कोई भी एक पर्सन अगर आपका अनडिवाइडेड इंडिया, वापस अनडिवाइडेड इंडिया या फिर प्रायर पार्टीशन इंडिया, अगर उसमें आप बर्थ लेते हो तो आपको क्या कहा जाएगा, इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहा जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी, लाइक फॉर एग्जांपल माय फादर वाज एन इंडियन बट आई गॉट मेरा जो बर्थ हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, सो आई बिकम अ सिटीजन ऑफ जर्मनी, आई बिकम अ सिटीजन ऑफ जर्मनी बाय बर्थ, राइट। सो जर्मनी का सिटीजन हुआ, लेकिन मेरा फादर इंडियन है, तो आई विल बी कॉल्ड एज अ जर्मन सिटीजन विद एन इंडियन ओरिजिन, I will call as a German citizen with a Indian origin, क्योंकि मेरा पेरेंट यहाँ पे पैदा हुआ है। सो ऐसा, सो जो रिलेशन दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन समझना सिंपल है, एसएससी, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, एनी ऑफ देम born in undivided India will be called as a person of Indian origin. So इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है लेकिन इंडिया में आ रहा है फॉर विजिट, जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है लेकिन इंडिया में आ रहा है, क्यों आ रहा है, विजिट पर्पस के लिए आ रहा है, और कब आ रहा है, प्रीवियस ईयर में आ रहा है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा, थर्ड एक्सेप्शनल केस। क्लियर? सो एक्सेप्शनल केसेस तीन हुआ। फर्स्ट, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरीड जॉब जो कि फॉरेन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन कंपनी देगा। सेकेंड बोला है क्या, एक इंडियन शिप में काम करने वाला इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन शिप में काम करने वाला इंडियन क्रू मेंबर। थर्ड, इंडियन सिटीजन या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में आ रहा है, नॉर्मली वो बाहर रहता था लेकिन इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, विजिट पर्पस के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में। तो ये तीनों आता है किसके अंदर, एक्सेप्शनल केस में। एक्सेप्शनल केसेस के टाइम पे, यानी ये तीन केसेस के टाइम पे सेक्शन 6(1) का नॉर्मल कंडीशंस अप्लाई होता नहीं है। तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है,
सो इन दिस अबाउ केसेस आपको कौन सा कंडीशन देखना है, सिर्फ एक ही कंडीशन देखना है, कौन सा कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन, सेक्शन 61 का फर्स्ट कंडीशन, यानी ही और शी शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब सेक्शन 61 का जो आपको दो कंडीशन दिया गया था, सो रेसिडेंट का सेक्शन 61 में दो कंडीशंस बोला गया था, एक 182 डेज के लिए और दूसरा बोला गया था, देखो एक कंडीशन जो अप्लाई किया गया था, पहला जो कंडीशन था दैट वाज फॉर 182 डेज, बराबर है, और सेकंड बोला गया था फॉर द पर्पस ऑफ, सेकंड कंडीशन में था 60 डेज और 365 डेज, ऐसा सेपरेट करके बताया गया था। वन वाज फॉर 182 डेज, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन के लिए 60 डेज और 365 डेज ऐसा बोला गया था। लेकिन जब बात आता है किसका, इंडिविजुअल एक्सेप्शनल केसेस का, जब बात आता है एक्सेप्शनल केसेस का, तो इन दैट केस सो इन दैट केस आपको देखना है कि वो कौन सा कंडीशन में जाएगा, सिर्फ 182 डेज वाले कंडीशन में वो अप्लाई करेगा। दिस इज 182 डेज, क्लियर? सो दैट इज योर कॉन्सेप्ट। सो 182 डेज का कंडीशंस आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। Am I clear with it? So this is your section 61 and its exception. एक्सेप्शनल केसेस में तीन एक्सेप्शनल केसेस है, अगर वो तीन एक्सेप्शन में आएगा तो आपके पास एक ही कंडीशन है, आइदर यू शुड गो फॉर 182 डेज। अगर 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई किया, यू विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट। अगर 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो यू विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टली एज अ नॉन रेसिडेंट। सेकेंड कंडीशन अप्लाइड नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस के लिए सेकेंड कंडीशन अप्लाइड नहीं है, क्लियर? समझ आ रहा है? सो दैट इज योर केस। सो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल सेंस में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं, और देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सम, 10 इंस्टेंट में आप एक नंबर्स ले रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर यानी तुम्हारा 1920 में इतने नंबर ऑफ डेज आप थे, यानी टोटल आपके कितने दिन थे, 156 डेज। 18-19 में आप 300 डेज थे और 17-18 में 180 डेज है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल केस में नहीं, स्पेशल केस में सॉल्व कर रहा है, स्पेशल केस यानी आपका एक्सेप्शनल केसेस में। सो अगर समझ लो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 182 डेज नहीं है, तो हम लोग क्या बोला गया था, अगर आपके पास 182 डेज नहीं, आपके पास सेकंड कंडीशन था पहले के हिसाब से, सेकंड कंडीशन में क्या बोला था, आपको एक 60 डेज और 365 डेज है। तो अगर समझ लो, अगर नॉर्मल केस में सॉल्व करता था, आपके पास प्रीवियस ईयर में कितना दिन हो जाता था, 156 हो जाता था, और अर्लियर प्रीवियस ईयर में एक में 300 दिन है और एक में कितना है, 180 डेज है, तो ये तो 480 डेज हो गया, दिस मेक्स टोटल ऑफ 480। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो सेकंड कंडीशन की सबसे सेटिस्फाई हो जाता था। सेकंड कंडीशन के लिए 60 भी है और यहाँ पे 365 भी है, टोटल मिला के तो सेटिस्फाई हो जाता था। लेकिन अगर समझ लो तुम्हारा पर्सन एक स्पेशल केस पर्सन है, तो स्पेशल केस पर्सन रहेगा तो हम लोग इसको देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने को प्रीवियस ईयर में ही 182 डेज चाहिए। अगर 182 नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट करके बोल देंगे। सो अगर स्पेशल केस है, सो इन केस ऑफ स्पेशल केस, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है,
फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट करके बोलेंगे, क्लियर। लेकिन अगर सेम फर्स्ट कंडीशन जो है फेल्ड है, इन दैट केस विल कॉल हिम एज अ नॉन रेसिडेंट। क्या सो अगर स्पेशल केस के टाइम पे या फिर एक्सेप्शनल केसेस के टाइम पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रेसिडेंट, अगर फर्स्ट कंडीशन फेल्ड है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट करके बोलेंगे, क्लियर। सो दैट इज अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ सेक्शन 6(1), क्लियर। मूविंग अगेन, सो रेसिडेंशियल स्टेटस देखते टाइम पे हम लोग ने फिलहाल कैसे कैसे संभालना है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस है किसका, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का जब सॉल्व किया जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पहला सेक्शन कौन सा लेंगे, सेक्शन 6(1) लेंगे। सेक्शन 6(1) के अंदर जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग को दो जवाब आएगा, या तो रेसिडेंट बोला जाएगा, नहीं तो हम लोग क्या बोला जाएगा, नॉन रेसिडेंट करके बोला जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर तुम्हारा जो एसएससी है, अगर आपका जो एसएससी है, आप उसकी वो नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है, कौन सा कैटेगरी में आता है आपका, नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है। नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आ गया तो इन दैट केस समझ जाना कि तुम आपका क्वेश्चन खत्म, उसके आगे सम सॉल्व होता नहीं है। सो इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट तो समझ जाना कि आपका क्वेश्चन अभी और आपका क्वेश्चन पूरा तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट बोला, आपका जो आंसर है, जो फाइनल कंक्लूजन है, वो अगर रेसिडेंट आएगा तो आपका क्वेश्चन और आगे आगे बढ़ेगा। वो और आगे क्या आपको चेक करना है, आगे आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट चेक करना है एज पर सेक्शन 6(6). सो यहां तक का प्रोविजन एक है। सेक्शन 6(1) के अंदर आपको दो चीजें पढ़ना है, एक सेक्शन 6(1) का नॉर्मल कंडीशन और एक सेक्शन 6(1) का एक्सेप्शनल कंडीशन। दोनों में कॉमन पॉइंट इतना ही याद रखना है कि आपका जो फर्स्ट कंडीशन है वो नॉर्मल है, सेकंड कंडीशन में ही आपको क्या करना है, फर्क करना है, या फिर उसमें डिफरेंस आता है, अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो जैसे अर्लियर स्लाइड्स में हमने देखा था कि जब रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट है तो एक्सेप्शनल केसेस है, पहला नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से जाएगा। तो रेसिडेंट में क्या बोला गया था, यू हैव टू कंप्लीट 182 डेज, अगर 182 डेज नहीं है तो 60 डेज, या फिर और उसके साथ साथ में 365 डेज, ऐसा कॉम्बिनेशन में बोला गया था टू बी अ रेसिडेंट। लेकिन जब बात आता है कौन सा, अगर आप एक एक्सेप्शनल केस वाला पर्सन है, यानी एक्सेप्शनल केस कौन सा, आइदर यू एज अ पर्सन, आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया हो, या फिर आप एक इंडियन पर्सन है जो एक इंडियन शिप में काम करता हो, या फिर एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया में आ रहा है सिंपली एक विजिट के लिए आ रहा है, तो ऐसे केसेस में यू विल बी कॉल्ड एज अ एक्सेप्शनल केसेस। सो जो भी एक्सेप्शनल केसेस में आप आता रहेगा तो आपको कौन सा देखना है, आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देखना है, 182 डेज का। So if you are in a 182 days, अगर आपका डेज आपका सेटिस्फाई होता रहेगा तो यू विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, क्लियर। एक और जैसे एक इंस्टेंस के लिए हम एक सम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक रैंडम नंबर्स हम लोग लेंगे, सो दिस इज जस्ट रैंडम नंबर्स, क्या। अगर समझ लो ये केस इसमें अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाएगा, ओके, सो दिस इज माय डेटा, अपना प्रीवियस ईयर 2019-20। सो प्रीवियस ईयर 1920 में फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल केस के हिसाब से, ओके। सो अपना वर्डिक्ट भी उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट हम नॉर्मल केस के हिसाब से सॉल्व करते हैं। नॉर्मल केस, अगर एक नॉर्मल सिटीजन रहेगा तो हम लोग उसके लिए क्या क्या अप्लाई करेंगे, क्लियर।
सो नॉर्मल केस के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे, सो प्रीवियस ईयर में हमारे पास कितना दिन है, 178 डेज है। हम लोग को प्रीवियस ईयर में कितना दिन चाहिए, 182 डेज चाहिए। सेटिस्फाई होता है क्या, नहीं होता है, क्लियर। सो नॉर्मल केस के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन फेल हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, सेकेंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। सो अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या बोला गया था, प्रीवियस ईयर को छोड़कर पीछे के तरफ का 4 साल, उस 4 साल में हम लोग कितना दिन चाहिए, 365 डेज चाहिए। 4 साल में 365, तो हमारा 4 साल कौन सा है, 18 19 17 18 16 17 एंड 15 16, ये 4 साल है, बराबर है। सो 18 19 में हम लोग इतना दिन थे, कितना दिन थे हमारे पास, 300 डेज थे। 17 18 में हमारे पास 180 डेज थे। 16 17 में 279 डेज थे। 15 16 में कोई नंबर ऑफ डेज नहीं है। सो अगर हम लोग ने करंट ये जो 4 साल का डेटा को अगर एनालाइज करेगा तो हमारे पास कितना है, दैट बिकम्स 300, फिर हो गया 180, फिर हो गया 279 और ये 0। सो ये चारों का टोटल, तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 759 डेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 759 डेज। तो ये जो 759 डेज हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 759, दिस वन, बराबर है। सो 4 साल का टोटल मिला के, 4 साल का टोटल मिला के आपके पास कितना आ रहा है, 759 डेज आ रहा है। तो 759 डेज काफी है कि आपको कितना दिन चाहिए था, 365 डेज चाहिए था। तो अगर 365 डेज है तो देखो प्रीवियस ईयर में आपके पास 178 डेज, बराबर है, 60 डेज चाहिए था, 178 है। 4 साल में 365 चाहिए था, अपने पास 759 डेज है। सो उसके हिसाब से सेकेंड कंडीशन जो है हमारा, वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई करता है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई किया, 60 डेज भी है, 365 डेज भी है। सो सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड है तो हमको क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट करके बोला जाएगा। सो नॉर्मल केस के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेगा तो फर्स्ट कंडीशन तो फेल हो गया, तो सेकंड कंडीशन की तरफ गया, सेकंड कंडीशन की तरफ गया तो वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग क्या बोला गया, रेसिडेंट करके बोला गया एज पर सेक्शन 6(1). अब समझ लो जो एसएससी है हमारा, वो एसएससी एक बाहर गया था, इंडिया के बाहर गया था, बराबर है। इंडिया के बाहर जो गया था वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गया था, इंडियन पर्सन इंडिया के बाहर गया था एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, ठीक है। तो ही बिकम्स अ स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस, बराबर है। सो वो एक्सेप्शनल केस के अंदर सॉल्व करेंगे, तो ही इज अ स्पेशल केस, एक्सेप्शनल। सो इज कमिंग अंडर एक्सेप्शनल केस। सो एक्सेप्शनल केस के टाइम पे प्रॉब्लम क्या बोला था कि हमारे पास सेक्शन 6(1) में दो नहीं एक ही कंडीशन है, तो नहीं एक ही कंडीशन है। सो वो एक कंडीशन क्या, 180 डेज चाहिए, तो अपने पास एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, बराबर है। सो एक ही कंडीशन है हमारे पास, तब ये एक ही सिंगल कंडीशन देगा तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वन कंडीशन क्या था, एक सिंगल कंडीशन क्या था तुम्हारा, अपने पास 182 डेज चाहिए, है क्या हमारे पास, नहीं, हमारे पास सिर्फ 178 डेज है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑब्वियसली फेल्ड है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, फेल है। तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो स्पेशल केस में एक ही कंडीशन है, वही फेल हो गया, वही फेल हो गया तो हम लोग उसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट करके बोलेंगे, क्या। सो ही विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेसिडेंट, क्लियर है। सो दैट इज हाउ। सो एक नॉर्मल पर्सन का कैलकुलेशन, सेम डेटा के साथ एक्सेप्शनल केस का कैलकुलेशन, दोनों भी क्या हो गया, वर्डिक्ट दोनों अलग है। सो यू हैव टू क्लियरली आइडेंटिफाई, क्वेश्चन स्टेटमेंट में प्रॉपरली रहेगा, उसमें आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है कि एक्सेप्शनल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन है तो अलग सॉल्व करना है, एक्सेप्शनल पर्सन है तो अलग सॉल्व करना है। सो दैट इज योर रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1). वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, so properly clear with the concept। ऐसे ही इसके आगे का जो टॉपिक है, रेसिडेंट होगा तो क्या, अब जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के आगे क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है, लेकिन अगर आप रेसिडेंट है आपको और एक चीज सॉल्व करना है जो आएगा सेक्शन 6(6) में, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो आपको एक
सेक्शन 66 चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्लियर? टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।